नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज। आज हम लेकर आए हैं 3 मई 2024 का द हिंदू एनालिसिस और उसके साथ साथ जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उनका फैक्चुअल एनालिसिस। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके वनडे एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज कौन सा डे है? तो आज है 3 मई और मैंने आपसे कहा था कि हम जब भी द हिंदू पढ़ेंगे तो उस दिन के डे को भी साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज कौन सा दिन है? 3 मई। और 3 मई को क्या बनाया जाता है? तो याद रखना, 3 मई इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। किस नाम से मनाते हैं? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। किस दिन मनाया जाता है? 3 मई। कब से स्टार्ट हुआ था? तो याद रखना 1994 से। और आपने एक नाम सुना होगा यूनाइटेड नेशंस, और उसकी एक डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और उस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1993 के अंदर कहा था कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, और उसके बाद 3 मई 1994 से इसको मनाया जाने लगा। और इसमें होता क्या है कि जो फ्रीडम है ना, या कौन सी जो प्रेस है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके लिए ऐसा स्मूथ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना कि वो लोग जो न्यूज है अवेयरनेस वाली वो सब ज़्यादा से ज़्यादा लाते रहे। ठीक है, तो ये सारा काम कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन के अंडर ही आता है। कौन सा डे है? 3 मई। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आपने पढ़ा होगा इंडिया की रैंक लास्ट ईयर कितनी थी? 161, यानी कि हम 161 नंबर पे थे। किसके अंदर? प्रेस फ्रीडम के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं अभी की तो आई थिंक ये 1 या 2 पॉइंट आगे हो चुका है। ठीक है, 159 के आसपास हो चुकी है। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो प्रेस फ्रीडम होती है इसका मतलब क्या होता है? कौन से आर्टिकल में आती है? तो ध्यान रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है, उसमें हमें 6 टाइप की फ्रीडम दे रखी है। और जो पहली फ्रीडम है उसके अंदर वो क्या है? फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इसके अंदर ही क्या आता है? आपके प्रेस आती है। मतलब क्या हुआ इसका कि आप सभी को इस बात का फ्रीडम है कि आप जो चाहो, ठीक है, जिसके लिए चाहो वो स्पीच कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि वो जो आप एक्सप्रेस करने वाले हो उसमें 3 चीजों का वोलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, मोरालिटी और पब्लिक हेल्थ, इन 3 चीजों का ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 के अंदर। और याद रखना, दीज फ्रीडम्स आर नॉट एब्सोल्यूट। एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि दीज फ्रीडम्स आर एब्सोल्यूट और नॉट, तो नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब कभी भी छीन सकती हैं। और मैंने आपसे कई बार कहा है कि आपका सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल नंबर 20 और 21 ऐसे हैं जो आपसे कभी नहीं छीनते, कभी आपसे नहीं छीने जाते, चाहे नेशनल इमरजेंसी क्यों ना लग जाए, लेकिन 19 भी छीन लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो ध्यान रखना उस समय नाम दिया गया था आर्मड रिवोल्ट का। ठीक है, इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह। तो जो आर्मड रिवोल्ट था उसके अंदर ये कह दिया गया कि अगर आर्मड रिवोल्ट होता है तो उसमें आर्टिकल 19 भी आपको मिला रहेगा। मतलब अगर मान लो पंजाब के किसी रीजन में या पंजाब में इमरजेंसी लगती है तो ऐसा थोड़ी ना है कि साउथ इंडिया में भी लोगों के राइट को छीन लोगे तुम, तो उस समय भी 19 जिंदा रहेगा। ठीक है, आर्टिकल 358, 359 के अंदर ये सब बातें लिखी हुई हैं। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बात भी कह दी गई थी कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन ए पार्ट ऑफ नेशन, यानी कि किसी सर्टेन पार्ट पर भी लग सकती है, पूरे देश पर लगे ऐसा कंपलसरी नहीं है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं। कौन सा? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, हमारी जो पहली न्यूज है आज की। देखो, ये आर्टिकल आपने बहुत सारे न्यूज चैनल्स में भी देखा होगा, है ना, न्यूज पेपर्स में देखा होगा। क्या कह रहा है? रिकॉग्नाइज दिस लीव एज वुमेन्स राइट। किस लीव की बात कर रहा है? तो देखो, आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि जैसे कि मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो, तो अगर आप एज ए बॉय हो, एज ए मेल काम कर रहे हो तो आप 30 डेज में मान लो 26-25 डेज काम कर सकते हो। लेकिन अगर कोई फीमेल है तो उस केस में उनको कम से कम 2 या 3 दिन की उनको एक्स्ट्रा छुट्टी मिलनी चाहिए, हॉलीडे होनी चाहिए, उनकी लीव होनी चाहिए, और ये उनका राइट है। तो कौन से राइट की बात कर रहा है? तो याद रखना, जो पीरियड लीव होती है, यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन होता है, जब पीरियड्स आते हैं, तो उस टाइम पर लड़कियों को, महिलाओं को, लेडीज को कम से कम लीव देनी चाहिए। इसी की बात की जा रही है। और बात यह है कि ये उनका वुमेन्स का राइट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? क्यों? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हर जगह पर कि लड़का लड़की एक समान। आप कैसे समान कर दोगे?
आप कैसे उनको एक साथ उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाओगे ना। डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, लेकिन क्या इक्वलिटी है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बात करता हूं कि आप 365 डेज प्रिपरेशन करते हो, तो अगर आप लड़के हो तो 365 डेज प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन अगर कोई लड़की है तो महीने के कम से कम 2 या 3 दिन तो वो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर पाएगी, ठीक है, ड्यू टू द पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन। तो उस केस में उनका राइट होना चाहिए कि उनको छुट्टी मिले, उनको रिलैक्स करने का टाइम मिले, ठीक है। तो बस उसी आर्टिकल की बात कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है। अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो बात समझना, जैसे कि अभी कर्नाटक में एक पार्टी है डीएमके, उस डीएमके ने क्या किया, वुमेन्स वेलफेयर के नाम पर कहा कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हम क्या करेंगे, वुमेन्स के लिए 2 दिन की 3 दिन की क्या करेंगे, छुट्टी अनाउंस कर देंगे। किस नाम पर? पीरियड लीव के नाम पर या मेंस्ट्रुएशन लीव के नाम पर। तो बात ये नहीं है कि ये करें या ना करें, बात ये है कि आज हम इतना आगे आ चुके हैं, इंडिपेंडेंस के इतने साल हो चुके हैं, हमें इन सब चीजों को रेगुलेट करना चाहिए, तभी तो जाकर ना हम इक्वालिटी की बात कर पाएंगे। लेकिन एक बात समझना, हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर मैं आपसे कहूं जापान है ना, जापान ने क्या किया था, 1947 में पीरियड लीव को लागू कर दिया था, इंप्लीमेंट कर दिया था। लेकिन वहां पर अभी भी जो बहुत सारी लेडीज हैं, मैक्सिमम परसेंटेज जो लेडीज का, देखो वहां पर दिक्कत क्या है ना, कि वहां पर मैक्सिमम लेडीज क्या है, ऑफिस कल्चर में है या वर्किंग कल्चर में है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर मैक्सिमम या 10%, 20%, मैक्स टू मैक्स 30 to 40% वुमेन होंगी जो जॉब वगैरह प्रोफेशन में होंगी। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर लेडीजों को लगा कि हमारा अपमान हो रहा है, हमारी इंसल्ट हो रही है, कि हम क्यों दुनिया को बताएं कि हमारा मेंस्ट्रुएशन चल रहा है तो हम उसके लिए लीव पर हैं। तो वो उसके अगेंस्ट जाकर उस दिन भी काम करती हैं। तो मतलब उनको राइट तो है ना, जो उसको सर्वाइव नहीं कर पा रही है वो छुट्टी कर ले, वर्क फ्रॉम होम कर ले। लेकिन इंडिया में अगर इसको इंप्लीमेंट करोगे तो मुझे नहीं लगता अगले 50 to 60 ईयर में ये बात एक्सेप्ट हो पाएगी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे एक्सेप्ट हो पाएगी। और ये इतना ऐसा इश्यू है जिसके ऊपर हमें मतलब कि हर जगह इसकी बात होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा भी है घर में, अगर कोई लड़की भी है, तो उसको भी पता होना चाहिए कि दीज आर जस्ट नेचुरल प्रोसेस, है ना। अगर ऐसा है तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। और अगर वो वर्किंग कल्चर में है तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि उसको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए टाइम मिले, रेस्ट मिले। जैसे कि आपने देखा होगा एक ऐसी मशीन भी बनाई गई है जो अगर आप यूज करोगे तो आपको वही पेन फील करवाएगी जो एक लड़की अपने मेंस्ट्रुएशन के दौरान फील करती है। तो आप उसमें ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी थी बीच में, आप उसमें देख सकते हो कि किस प्रकार से कितना पेन वो एक्सेप्ट करती हैं, चलती हैं लेकर, ठीक है। तो ये सब बातें चलता रहता है। अब बात समझना कि हमें इसकी नीड क्या है, तो हमें इसकी करंट टाइम के हिसाब से नीड है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने थोड़ी सी कहानी बताई जो इसमें लिखी हुई है, ऐसा नहीं है पहले नहीं था, पहले ये हो चुका है। जैसे मैटरनिटी लीव की बात करूं, मैटरनिटी लीव की बात करूं, है ना, तो हमारा आर्टिकल में कौन सा आएगा, तो याद रखना आर्टिकल 42 इसकी बात करता है कि हर वुमेन की या हर वुमेन को हर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैटरनिटी लीव प्रोवाइड या मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करे। जैसे पोषण किट अभियान चलता है हमारा, नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था तुम्हारे यही 2 साल से, है ना, जिसमें किट दी जाती हैं, जिसमें वो सभी मटेरियल्स हैं जो अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन खाती है तो बच्चे तक पहुंचे, वो सारी मैटरनिटी रिलीफ में आता है, जैसे एम्बुलेंस सर्विसेज और ये सब, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की लीव को कंपलसरी कर दिया था कि मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। सिक्किम पहला ऐसा स्टेट बना था जिसने 1 ईयर की मैटरनिटी लीव को क्या कर दिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, उसको बिल को पास कर दिया था। तो ये 2-4 बातें ध्यान रखना। अगर मैं इसके थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं तो याद रखना, जैसे कि इसी में से मैंने सारा डाटा निकाला है, ध्यान रखना ये जो आर्टिकल है ना, इसी में जो डाटा लिखे हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कोई एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर, बस आपको समझाने के पर्पज से समझना। केरल वाज द फर्स्ट स्टेट टू रिकॉग्नाइज पीरियड लीव इन द 1912। केरल जो था उसने 1912 में स्टूडेंट्स के लिए उस टाइम पर पहली बार क्या कर दिया था, पीरियड लीव को रिकॉग्नाइज कर दिया था। दूसरा बात करें तो बिहार ने 1992 में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 2 दिन का पीरियड लीव को रिकॉग्नाइज कर दिया था। केरला की बात करूं तो केरला ने 2023 में मेंस्ट्रुअल एंड मैटरनिटी लीव टू ऑल स्टूडेंट्स अबव 18 ईयर, इसको भी क्या कर दिया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था। अगर मैं जापान की बात करूं तो पहला देश होता है दुनिया में, फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस पीरियड लीव, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया 1948, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसने भी कहा था सभी नेशन से 2003 में कि सभी क्या करो, मैटरनिटी लीव या फिर पीरियड लीव को लागू करो, उसको इनेक्ट करो।
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी 28 मई 2014 से कहा कि 28 मई किस नाम से मनाया जाएगा, तो उसको हम सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के नाम से सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आयुष्मान भारत यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम जो चलाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर भी इन सब चीजों को कवर किया गया था, और हेल्थ को लेकर हाइजीन और ये हेल्थ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कुछ डाटाज मैंने यहां पर लिखे हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि अबॉर्शन जो है ना, समझो इसको, अबॉर्शन हर वुमेन का राइट है, राइट टू रिप्रोड्यूस। अगर वो नहीं चाहती कि किसी के बच्चे को पैदा करे या कोई बच्चा पैदा करे, तो वो रिफ्यूज कर सकती है, अबॉर्ट करा सकती है। लेकिन भारत में MTP है ना, मेडिकल टर्मिनेशन फॉर द प्रेगनेंसीज एक्ट 1971, उसमें 20 वीक था, 20 वीक था, बाद में 24 वीक कर दिया। हालांकि 27-28 वीक तक भी अलाउ कर दिया जाता है, और रेयर केस में होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आते रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो वो भी उसका राइट टू लाइफ में आता है, तो ये भी किस में आ जाएगा, तो उसको लीव मिलनी चाहिए, तो राइट टू लाइफ उसको भी वुमेन्स राइट में कंसीडर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो थोड़ी सी बातें ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। देखो ये वाली न्यूज आपने देखी होगी, हिंदू मैरिज इनवैलिड विदाउट कस्टमरी रिचुअल्स। देखो मैंने कहा कि आपने शादी की, ठीक है, दूल्हा दुल्हन शादी हुई, लेकिन अगर आपने सारे रीति रिवाज कल्चर्स को प्रैक्टिस या परफॉर्म नहीं किया तो आपकी शादी इनवैलिड हो जाएगी। अभी एक रिसेंटली एक केस हुआ है, और उस केस के अंदर क्या हुआ कि एक लड़के की शादी हो जाती है, ठीक है। वो क्या करता है, उसकी लड़की से वो दोनों चाहते हैं उस लड़की से डाइवोर्स कर ले आपस में ना। डाइवोर्स करने के लिए फाइल करते हैं, तो बाद में बात पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचती है, तो सुप्रीम कोर्ट में बातें उठती हैं कि इनकी शादी हुई थी, उसका कोई रिचुअल प्रैक्टिस ही नहीं हुई थी। और जब तक रिचुअल प्रैक्टिस नहीं होगी तो हमारे यहाँ पर क्या नहीं माना जाएगा, शादी नहीं मानी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, कौन सा आर्टिकल है आपको पता होगा, आर्टिकल 142 क्या कहता है, जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है उसकी सेल्फ पावर की बात करता है ना, कि वो कोई भी डिसीजन दे सकता है अगर उसके समझ में नहीं आ रही है। तो अगर उसको लग रहा है गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। तो इन्होंने कहा कि एक काम करो, आर्टिकल 142 का यूज करो और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो या इनवैलिड डिक्लेयर कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, दोनों की शादी को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। तो बात तो बस इतनी सी थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था, तो 1955 में, ठीक है। अगर मैं बात करूं हिंदू मैरिज एक्ट में किस हिंदू की बात की जा रही है, तो वो हिंदू जो जन्म से हिंदू है या वो बाय कन्वर्जन हिंदू है, ठीक है। इसी के अंदर याद रखना बुद्ध, जैन और सिख को भी काउंट किया जाता है, क्योंकि बुद्ध, जैन एंड सिख ये हमारे हिंदू धर्म में काउंट होंगे, ऐसा आर्टिकल नंबर 25 में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लड़के की शादी की एज, तो मिनिमम 21 होनी चाहिए, लड़की की कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर। और ये कब से, 1978 के एक्ट से, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं इससे पहले, तो मैंने एक बार पहले भी आपसे बताया था चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा होती हैं। पहले 1860 के अंदर एक बिल आया था, 1860 एज ऑफ कंसेंट, क्या नाम दिया था, एज ऑफ कंसेंट बिल। और इस एज ऑफ कंसेंट बिल में क्या था, 10 ईयर शादी एज फिक्स कर दी गई थी, क्योंकि जो चाइल्ड मैरिज थी हमारे सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी बीमारी थी, इसको खत्म करना जरूरी था। तो उस समय धीरे धीरे खत्म किया अंग्रेजों ने। फिर 1898 के अंदर दोबारा से इसको किया गया, 12 ईयर किया गया। फिर 1929 में फिर क्या आता है, शारदा एक्ट, ठीक है। शारदा एक्ट में क्या किया गया, इसको 14 ईयर कर दिया। लड़के की एज कितनी कर दी, तो मेल की कर दी 18, और आज कितनी है 21 और 18, ठीक है। थोड़ी सी बातें ध्यान रखना। उसके बाद आपसे पूछे कि माइनर्स के लिए, अगर आपने माइनर्स की शादी कर दी तो आपको कम से कम 3 साल की जेल हो सकती है और कम से कम 1 लाख रुपए का आपको फाइन भी हो सकता है। अगर बात करूं कि इसमें कौन सी प्रोसेस नेसेसरी होती है, तो याद रखना सप्तपदी। सप्तपदी क्या होती है, जो आप 7 फेरे लेते हो ना, वो नेसेसरी है। अगर आपने बिना 7 फेरों के प्रैक्टिस की है या बिना 7 फेरों के आपने मैरिज की है, तो आपकी मैरिज को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कौन सा, कि इसमें और क्या आता है हिंदू मैरिज एक्ट में, तो याद रखना एंड टू बाइगेमी, पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री। मतलब क्या है कि आप एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकते। अगर आपकी वाइफ जिंदा है तो आप दूसरी, पहले अपने वाइफ के जिंदा होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते, वो सब इसमें लिखा हुआ है। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपको सेक्शन 5 ऑफ द के अंदर जो ना आईपीसी जो है हमारा, उसका सेक्शन 494, 495 इनके अंडर क्या कर दिया जाएगा, पनिशमेंट दे दी जाएगी। दीज आर पनिशेबल ऑफेंस अंडर द आईपीसी 1860,
ठीक है, तो ये 2-4 बातें याद रखना जो मैंने आपसे बताई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मुस्लिम मैरिज एक्ट की तो उनकी अलग बातें हैं। ठीक है, रिलीजियस सबके अलग अलग हैं, इसलिए मैंने कहा था यूसीसी है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां पर लागू हुआ, तो यूके के अंदर। पहले से किस में लागू हो रखा है, तो आपके गोवा के अंदर। ठीक है, और अभी बीजेपी गवर्नमेंट अपने मैनिफेस्टो में भी कह रही थी यूसीसी हर जगह लागू कर देंगे तो सारे रूल्स रेगुलेशन सभी रिलीजन के लिए इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, वो बाद की बातें हैं। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। BSF रिकवर्स चाइना मेड ड्रोन्स इन पंजाब तारातरन। देखो पंजाब के अंदर आपको पता है BSF कंट्रोल करती है बॉर्डर को, है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कब बनी थी BSF, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 1965 में जब हमारी लड़ाई हुई थी किससे, पाकिस्तान से। तो 1965 का जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान, उस समय शायद आपको पता होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। और इतने गरीब प्राइम मिनिस्टर थे, इतने डाउन टू अर्थ थे कि जिस दिन उनको ओथ लेनी थी ना, उसके पहले दिन वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि मुझे कल प्राइम मिनिस्टर की ओथ लेनी है, प्रधानमंत्री की शपथ लेनी है, मुझे मेरे पास कपड़े क्या हैं वो बताओ। तो उसने कहा कि 2 धोती हैं, एक प्रेस है वो फटी हुई है, एक अनप्रेस है, प्रेस ही नहीं है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, प्रेस वाली दे दो। वो प्रेस की हुई धोती, फटी हुई धोती दूसरी तरफ से पहनकर चले गए, भारत के पीएम की ओथ ले ली। उन्होंने नारा दिया होता है जय जवान जय किसान। सोचो किस लेवल के लोग थे, है ना। आजकल देखोगे तो तुम सब कुछ तुम्हारे सामने है। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने हम पे लड़ाई कर दी। जब पाकिस्तान ने हम पे लड़ाई कर दी तो हम कुछ कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल ने लाल बहादुर शास्त्री थे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे हमारे पीएम। उन्होंने क्या किया, एक दिन सभी को अपने घर खाने पे बुलाया और सभी मिनिस्टर्स को कहा कि हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे। अगले दिन अटैक हो जाता है। जब अटैक होता है तो हमारी आर्मी चली जाती है लाहौर तक, और लाहौर हम कब्जा चुके होते हैं। लेकिन उसी समय बातें हो जाती हैं कि ठीक है हम लड़ाई नहीं करना चाहते, तो दोनों के बीच में हो जाता है समझौता, है ना, पैक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद साइन होता है। साइन करने के लिए कहाँ भेजा जाता है इनको, तो इनको भेजा जाता है ताशकंद। और ताशकंद कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान, और वहां पर उनकी हो जाती है डेथ। ठीक है, और उसके बाद गुलजारी लाल नंदा दोबारा से क्या बन जाते हैं, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब समझना कि जब ये वॉर हुआ तब हमें नीड पड़ी इस चीज की कि हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होनी चाहिए। तो 1965 के वॉर के बाद इसको बनाया गया। ठीक है, और अभी क्या हुआ, इसके जवानों ने क्या किया, पंजाब के अंदर ड्रोन्स को कैप्चर किया जो चाइना के थे। ठीक है, और वो अगर मैं ड्रोन्स की बात करूं तो देखो ड्रोन्स आपने बहुत बार सुना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रोन्स क्या काम आते हैं, तो ड्रोन्स आपके खेतों के अंदर दवाइयां छिड़कने के काम आ सकते हैं। ड्रोन्स क्या काम आ सकते हैं, तो आप मेडिकल जो जरूरत की चीजें हैं वो भेज सकते हो। जैसे बीच में हुआ था कि मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और एकदम से अर्जेंट में ब्लड चाहिए, तो ब्लड अगर बाय रोड आएगा तो टाइम लगेगा, तो ड्रोन में रखा और तुरंत ही उसको पहुंचा दिया और उसकी जान बचा ली। तो बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं किसके, ड्रोन्स के। ठीक है, और अगर मैं ड्रोन की बात करूं तो अगर 250 ग्राम से कम वजन है तो नैनो ड्रोन कह देते हैं, माइक्रो में 250 to 2 kg, स्मॉल में 2 kg to 25 kg, मीडियम फ्रॉम 25 kg to 150 kg, और लार्ज ड्रोन वो होते हैं जो 150 kg से ज्यादा होते हैं। और ड्रोन्स को हम क्या कहते हैं, अनमैन्ड व्हीकल कहते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना हमारी इंडियन आर्मी के पास कौन कौन से अनमैन्ड व्हीकल है। आपको जो एक हैंडआउट दिया जाता है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर हम एयरफोर्स वाले चैप्टर में इसको पढ़ते हैं। तो आप मुझे चाहे वहीं से देखकर कमेंट करके बताना कौन कौन से अनमैन्ड व्हीकल्स हमारी एयरफोर्स के पास हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Does PMJAY need a design change? देखो PMJAY क्या है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, है ना। इसके अंदर आपने देखा होगा 5 लाख रुपीस तक का इंश्योरेंस किया जाता है। ठीक है, मल्टीपल हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है, कुछ रेंज डिसाइड कर दी जाती है, तो उसकी बात कर रहा है जस्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसके अंदर है क्या, तो किसके लिए, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता है। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी हाँ कई बार पूछ लेता है। जैसे इसने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम भी लॉन्च की थी 2000 उसके अंदर 18 के अंदर, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, मैटरनिटी लीव या पीरियड लीव के अंदर, तो उसको थोड़ा सा एक बार देख लेना। ठीक है, हम नेक्स्ट बढ़ जाते हैं जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है, कौन सी है, तो चलते हैं नेक्स्ट। सोलोमन आइलैंड। देखो सोलोमन आइलैंड लॉ मेकर्स इलेक्ट फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर जेरेमा मनाले एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो है वहां के क्या बन चुके हैं, नए प्राइम मिनिस्टर। और सोलोमन आइलैंड कहां पे है, तो याद रखना चाइना के बगल में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है। क्या उसके ऊपर, देखो इश्यू किस बात का है ना, मुद्दा क्या है, चाइना उसको क्लेम करता है कि वो मेरा है। लेकिन ध्यान रखना वहीं पर क्या हुआ कि यूएसए ने अभी कुछ दिन पहले, लास्ट ईयर की बात बता रहा हूं मैं, अपनी एम्बेसी खोल ली।
जब जैसे वो एम्बेसी को ओपन किया तो चाइना के लिए थ्रेट था, क्योंकि पैसिफिक ओशियन के रीजन में जो चाइना है उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका आ चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो भी न्यूज बनती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, सिंपल सा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं सोलोमन आइलैंड कहाँ पे है, तो समझना, जैसे कि आपके सामने एक मैप बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, सोलोमन आइलैंड। ठीक है, इसकी कैपिटल कौन सी है, तो याद रखना होनियारा। कैपिटल क्या है इसकी, आपसे कई बार पूछ लेता है कैपिटल क्या है इसकी, होनियारा इज द कैपिटल ऑफ सोलोमन आइलैंड। ठीक है, इसके इधर पर क्या है, तो सेंटा क्रूज आइलैंड बना हुआ है। ठीक है, इधर कौन सा है, तो ऊपर चले जाओगे पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, इधर पेपुआ न्यू गिनिया है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसकी लोकेशन को ध्यान रखना, और इसके पीएम कौन बने हैं तो उसका नाम याद रखना। ठीक है, कई बार ऐसे जो पर्सनैलिटीज इन द न्यूज ये वाले क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो उस पर्पस को प्लीज ध्यान रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट, इलीगल माइनिंग इन द अरावली रेंज मस्ट स्टॉप, सुप्रीम कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इलीगल माइनिंग हो रही है ना उसको रोक देना चाहिए। कहां पर, अरावली रेंज में। अरावली रेंज कहां से कहा था, समझना, मैंने कहा अरावली रेंज यहां से स्टार्ट होती है, यहां खत्म होती है। यहां मतलब ये स्टार्ट होती है गुजरात से, ठीक है, और गुजरात से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है, तो ये आपकी जाती है न्यू दिल्ली तक। ठीक है, बीच में कौन सा स्टेट आता है, तो एक आता है आपका राजस्थान और एक आता है आपका कौन सा, हरियाणा, और लास्ट में दिल्ली पहुंच जाती है। अब समझना, इस अरावली हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, याद रखना, गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में कितनी हाइट है उसकी, तो 1722 है ना, 1722 मीटर की हाइट है। अब समझना, जो 1000 मीटर से ऊपर होता है उसे माउंटेन कहते हैं, 1000 से 500 मीटर तक होता है उसे हिल कहते हैं। ठीक है, अब समझना कि ये वाला जो रीजन था इसके अंदर क्या हो रहा है कि मान लो इसके आसपास फॉरेस्ट रीजन भी होगा, है ना, जंगल भी होंगे, माइनिंग की जा रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है, तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। और जब खत्म होता जा रहा है तो दिक्कत क्या है, समझना, मैंने कहा कि मान लो ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका कौन सा ओशियन है या कौन सा सी है, तो अरेबियन सी है फॉर एग्जांपल। ये आपका कौन सा है, तो मैंने कहा बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट, यहाँ पर ईस्टर्न घाट। अब यहाँ पर क्या बनी हुई है, अरावली। अब समझना कि जब यहाँ से बादल उठते हैं तो बादल यहाँ बारिश कर देते हैं, और कुछ बादल एंटर करके यहाँ बारिश कर देते हैं। यहाँ पर है कौन सा आपका विंध्याचल, यहाँ पर आपका सतपुड़ा, तो कुछ बादल यहाँ बारिश कर देंगे और कुछ बादल यहीं टकरा के बारिश कर देते हैं, कुछ इसके बगल से यहाँ एंटर कर जाते हैं, और कुछ बादल इसके फिर पैरेलल चलते हैं, और पैरेलल चलते हुए वो सीधे क्रॉस मार जाते हैं राजस्थान को। और जैसे राजस्थान को क्रॉस करते हैं तो राजस्थान को रेगिस्तान बना देते हैं। राजस्थान को रेगिस्तानी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो क्लाउड्स है वो पैरेलली पास कर जाते हैं राजस्थान से विदाउट रेनिंग, बिना बारिश के, और जब विदाउट रेनिंग, बिना बारिश के निकल जाएंगे तो बारिश होगी नहीं, तो रेगिस्तान बन जाएगा। तो राजस्थान के रेगिस्तान होने का सबसे बड़ा रीजन भी क्या है, अरावली माउंटेन रेंज। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर भाई तुम इसको तोड़ते रहोगे, इलीगल माइनिंग करते रहोगे, तो वेस्टर्न जो रीजन है, जो पाकिस्तान वाला रीजन है, उधर से जो गर्म हवाएं आएंगी वो सारी की सारी तो इंडिया में एंटर कर जाएंगी, क्योंकि इसके इधर क्या है, रेगिस्तान है पूरा का पूरा, अरे पता है ना। अब जब वो इधर एंटर कर जाएंगे तो इंडिया के एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और अगर इंडिया के एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो ये तो अच्छी बात है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रुक जाना चाहिए। लेकिन राजस्थान सरकार क्या कहती है, राजस्थान सरकार कहती है नहीं, हम मानते हैं कि जो 100 मीटर से छोटा है ना, 100 मीटर से छोटा है, हम उसे अरावली का पार्ट ही नहीं मानते, और जब वो अरावली नहीं है तो हम उसे तोड़ सकते हैं। क्योंकि याद रखना, अरावली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। आपके हिमालय से भी पहले अरावली थी यहाँ पर। हिमालय तो कब बना है, जब आपके यहाँ पर मैं कह सकता हूँ लोरेशिया, या नीचे आपका गोंडवाना लैंड, ऊपर तुम्हारा अंगारा लैंड, ये जो पहले बने थे, बीच में टेथिस सी था, है ना, आपस में टकराए, है ना, प्लेट्स की मूवमेंट के बाद बीच में हिमालय बना, तो वो बाद की प्रोसेस, आज से 50 मिलियन साल पहले की बातें हैं। उससे भी पहले जब अलग कॉन्टिनेंट का पार्ट थे हम, तब भी इंडिया के अंदर अरावली थी। अरावली की हाइट हिमालय से 3 से 4 गुना हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे डिग्रेडेशन होते होते ऐसा हो गया। और राजस्थान सरकार कहती है कि नहीं, जो 100 मीटर से नीचे है वो अरावली नहीं है, हम तो उसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई रुक जाओ, अगर नहीं रुकोगे तो क्या होगा, नुकसान तुम्हारा ही होगा, गर्मियां तुम्हें देखने को मिलेंगी। ठीक है, पहले बारिश नहीं होती और भी नहीं होंगी, तो ये सारा इश्यू चल रहा है। तो आई थिंक ये बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द विंध्याचल, हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा, हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। और शायद हिमालय जो ऊपर बना हुआ है उसके तो पता ही होगा तुम्हें, कौन सा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो कि नेपाल में है कंप्लीटली। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट,
जैसे कि ये बात कर रहा है किसकी, इंडिया प्रोटेस्ट चाइनीज रोड कंस्ट्रक्शन इन द पाकिस्तान वैली, पीओके वैली। देखो आपने नाम सुना होगा पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। एक्चुअली देखा जाए तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है ना वो रियल में पाकिस्तान का हिस्सा है, सॉरी इंडिया का हिस्सा है, हमारा ही पार्ट है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझना, ये जो पीओके है ना ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, गिलगिट और ये सारा हमारा ही है, ठीक है। यहां पर एक वैली है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जो वैली है, देखो एक्चुअल में दिक्कत क्या है समझना, मैं थोड़ा सा एक बार आगे बढ़ता हूं, है ना। देखो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम है ये, ठीक है। हुआ क्या कि देखो ये वाला जो रीजन है ना ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है। जैसे ये गिलगिट बल्तिस्तान भी इसी का है, ये हमारा जम्मू कश्मीर, ये हमारा लेह और ये हमारा अक्साई चीन, ये किसने कैप्चर किया हुआ है, चाइना ने, ठीक है। हालांकि चाइना जब इसको कैप्चर करता है, सियाचिन के अंदर हमने वो ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन मेघदूत, उस ऑपरेशन मेघदूत में हमने 70 किलोमीटर, कितना 70 किलोमीटर तक रीजन को कैप्चर कर लिया होता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जब ये यहां पर है तो देखो ये जो रीजन है ना ये भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, लेकिन ये जो रीजन है इस रीजन के अंदर पाकिस्तान वाले रीजन में इस रीजन को पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। तो ये एग्रीमेंट कब हुआ था, 1964, जिसको हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान चाइना बाउंड्री एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट में क्या हुआ, ये जो इलाका था जिसका नाम क्या है, सक्षम वैली, क्या नाम है, सक्षम वैली। एक्चुअल में ये इंडिया का पार्ट है, ध्यान रखना, इस सक्षम वैली को दे दिया गया किसको, चाइना को। अब चाइना क्या कर रहा है, आपने कल परसों न्यूज सुनी होगी, चाइना वहां पे रोड बना रहा है। अब चाइना यहाँ पे रोड बना रहा है तो यहां से चाइना क्या कर रहा है, इसमें रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इसका अपोज कौन कर रहा है, भारत। भारत साफ साफ कहता है, जब इसने 1964 में ये एग्रीमेंट किया था तो भारत ने कहा था कि ये रीजन इंडिया का है। अभी भी भारत यही कह रहा है कि अगर यहाँ पर कोई दूसरा कंट्री, हमारा इंटरनल मैटर है इंडिया पाकिस्तान, अगर कोई दूसरी कंट्री इसमें बीच में कुछ करती है तो वो खुद उसके लिए क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबल रहेगी, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। अगर हम उसको कैप्चर करने के लिए, वापस से पाने के लिए कोई लड़ाई भी कर देते हैं तो, ठीक है। ऐसा इंडिया ने चाइना को वारन भी किया, समझ गए ना। तो इस वाले रीजन की बात कर रहा है। अब अगर मैं बात करता हूं कि इसके अंदर देखो, आपने ये वाला नाम सुना होगा, पाकिस्तान चाइना या चाइना पाकिस्तान, एक मिनट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपने एक नाम सुना होगा, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या कर रहा है चाइना उसमें, चाइना की एक जगह याद रखना, कौन सी, काशगर, काशगर से लेकर ग्वादर पोर्ट तक क्या कर रहे हैं वो लोग, कॉरिडोर बना रहे हैं, जो कि कहां से जा रहा है, गिलगिट बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, ठीक है, होते होते कहां पहुंच रहा है, ग्वादर पोर्ट पे पहुंच रहा है। कई बार पूछ लेता है ग्वादर पोर्ट कहां पे है, कराची पोर्ट कहां पे, ऐसे। अब समझना चाइना इसमें क्या कर रहा है कि चाइना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना के पास जो एक्स्ट्रा मटेरियल पड़ा है, जो कंस्ट्रक्शन, वो उसमें यूज कर रहा है। इसमें रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, ठीक है, इसमें रोड कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, इसमें हर फैसिलिटी यानी कि कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। चाइना इसलिए कर रहा है कि मान लो कल को चाइना का जो ट्रेड है वो जो दूसरे रूट से आता है वो ब्लॉक हो जाए, और अगर ब्लॉक हो जाए तो उस सिनेरियो में चाइना क्या करेगा, इस रूट से क्या करेगा, इस वाले पोर्ट पर सारा सामान उतार लेगा और यहां से कहां तक पहुंचा देगा, अपने चाइना तक, ठीक है। तो उसका अल्टरनेटिव उसने निकाल लिया। जस्ट किसके बगल से जा रहा है, दिल्ली के यानी कि इंडिया के बगल से जा रहा है, जो कि कंसर्न का इशू भी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं आ जाता हूं इसके ऊपर, जैसे कि मान लो यहाँ पर पासिस की बात कर रहा है, थोड़ा सा समझना, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, बल्तिस्तान है, ठीक है। ये कौन सा है, तो नुब्रा वैली, याद रखना, नुब्रा वैली क्या काम करती है, तो नुब्रा वैली के अंदर से पास होकर जाना जरूरी है। अगर आप लोगों को कहाँ जाना है, सियाचिन जाना है, अगर इंडियन आर्मी को सियाचिन जाना है तो कौन सी वैली से होकर गुजरती है, तो नुब्रा वैली से या निब्रा वैली से होकर जाती है। खारतुंगला एक पास है जिसको क्रॉस करना पड़ेगा अगर आपको श्रीनगर से सियाचिन जाना है। तो अगर आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है तो जम्मू टू श्रीनगर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको बनिहाल पास से जाना पड़ेगा। कौन से बनिहाल पास से। पासेज क्या होते हैं, माउंटेन्स के बीच में जो रास्ते बने होते हैं ना उसे पासेज कहते हैं। जैसे वेस्टर्न घाट के अंदर मैं बात करूं तो वेस्टर्न घाट में पाल घाट, मोर घाट, भोर घाट, ये सब बने हुए हैं जो मुंबई, पुणे और इनके अंदर बने हुए हैं। पहाड़ों के बीच में एकमात्र या ओनली रास्ता होगा जिसके थ्रू आप पास कर सकते हो, अदरवाइज कोई रास्ता ही नहीं है, उसे हम पासेज कह देते हैं, ठीक है। तो कुछ बातें ध्यान रखना, ये क्या है आपकी LOC है ना, लाइन ऑफ
कंट्रोल, ठीक है। जम्मू कश्मीर ये है। ले अगर पूछे पाकिस्तान से कौन बाउंड्री लगाता है तो जम्मू कश्मीर लगाता है, ठीक है। अफगानिस्तान से कौन लगाता है तो आपका लद्दाख लगाता है, ठीक है। एक स्टेट हमारा उससे, क्योंकि पहले ये जम्मू कश्मीर का पार्ट था तो कुछ किताबों में जम्मू दे रखा होगा, अब इसको लद्दाख कर लेना, थोड़ी बातें ध्यान रखना। ये कौन सा हमारा अस्काई चीन वाला इलाका, यहीं पर गलवान वैली है जो न्यूज में बनी रहती है, ठीक है। यहीं पर पेंगोंग तसो लेक है आपकी, कहां पर, लद्दाख के अंदर, ठीक है, जो सबसे लॉन्गेस्ट लेक्स में से एक आती है, ठीक है। तो ये थोड़ी यहाँ पर शोक रिवर भी है, याद रखना, जो कि आपकी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी के अंदर काउंट की जाती है। तो कुछ बातें ध्यान रखना। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो चाइना के साथ हमारी कंसीडर की जाती है। हालांकि LAC चाइना मानता है, हम नहीं मानते हैं, हम मैकमोहन लाइन को ही मानते हैं, ध्यान रखना इस बात को। मैकमोहन लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड चाइना, रेडक्लिफ लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान, डुरंड लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड अफगानिस्तान, ठीक है। और एंड सेम रेडक्लिफ लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड बांग्लादेश, क्योंकि पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तानी हुआ करता था, ठीक है। ये कुछ बातें ध्यान रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट, पोक्सो एक्ट ऑब्जेक्टिव कांट बी इग्नोर्ड। देखो पोक्सो एक्ट में क्या था, कब आया था पोक्सो एक्ट, तो याद रखना क्या होता है पोक्सो एक्ट, तो याद रखना प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस। कब आया था ये, तो 2012 में आया था। और इसके अंडर जो एज है वो कितनी कंसिडर की गई, 18 ईयर, जिसे हम क्या कहते हैं, एज ऑफ कंसेंट। एज ऑफ कंसेंट कितनी मानी गई है, 18 साल। इससे कम उम्र के बच्चों को नाबालिग माना गया है, उनको माइनर माना गया है। अगर इनके साथ कोई भी एक्टिविटी होती है, याद रखना ये जो एक एक्ट है, ऐसा एक्ट है जो कि जेंडर न्यूट्रल है। इसमें जरूरी नहीं है कि कोई लड़की है उसी के साथ अगर सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उसको कंसीडर किया जाएगा। इसमें लड़का लड़की सभी को बराबर काउंट किया गया है, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर, अगर आप किसी 18 ईयर से कम एज के बच्चे के साथ, अगर किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो इसके अंडर उसको पनिशमेंट वगैरह दे दी जाएगी। जैसे 2012 में आया था तब इसकी में बात की गई थी, 2020 में दोबारा से इसमें चेंजमेंट किए गए, इसमें फांसी की सजा तक का प्रोविजन कर दिया गया। बहुत सारी चीजें हैं, आपने लीगल में पढ़ा भी होगा पोक्सो एक्ट के बारे में। आई थिंक एक क्लास ही होती है पूरी की पूरी 2-3 घंटे की, ठीक है। फिर भी समझना हुआ क्या कि एक लड़की होती है जिसके साथ रेप हो जाता है, जो उस समय होती है उसकी एज 14 ईयर, बाद में क्या होता है, अब वो बाद में हो जाती है 18 ईयर प्लस। अब उसके घर वाले कह रहे हैं कि तुम्हें उसी से शादी करनी है जिसने रेप किया था। तो बताओ उस टाइम पर उसके ऊपर केस कर देना चाहिए था, उस बच्चे को, उस लड़के को पनिशमेंट दे देनी चाहिए थी, या आज उस लड़की को फोर्स किया जाए कि तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी जिसने तुम्हारा रेप किया था, वो भी आज से काफी साल पहले। तो ये तो गलत बात है ना। तो ये एक्ट इसीलिए तो लाया गया था कि अगर ऐसी हरकतें होती हैं तो सामने वाले को पनिशमेंट मिले, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव से लोग भड़क चुके हैं। तो यही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, पोक्सो एक्ट्स का ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि इसको लाया क्यों गया था। इसको इसलिए नहीं लाए थे कि उसको डरा धमका के लास्ट में उसी से शादी करवा दो। बात समझ में आ रही है ना। उसको पनिशमेंट होनी चाहिए, बस इसी की बातें कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा है, पोक्सो एक्ट। अगर बात करें तो सरकार और भी बहुत सारी स्कीम लाती है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब आया था, 2015 में। कहां से स्टार्ट हुआ था, पानीपत से, जिसमें क्या था कि सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो है वो कहां पे है, हरियाणा के अंदर है ना, 877 गर्ल्स ओवर द 1000 बॉयज, ऐसा डाटा रहता है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पे है, केरला के अंदर। अब उसको कम करने के लिए क्या किया गया, सबसे ज्यादा जो जिसको हम भ्रूण हत्या कह देते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कहां पर होती है, हरियाणा में। तो उसको कम करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है 2015 से। उसके बाद सेक्स रेशियो अच्छा भी हो गया, लगभग 850-860 तक पहुंच चुका है हरियाणा, ठीक है। सॉरी 960-950 तक पहुंच चुका है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। मैं उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात नहीं कर रहा जो मोदी जी ने बताया था एक बार, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूं जो रियल है, ठीक है। उसके बाद समझना नेक्स्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ठीक है। जो नाबालिग हैं, 18 ईयर से प्लस के हैं, माइनस के हैं, जो माइनर में आते हैं, उनके राइट्स की बात कर रहा है ना। उनको बाल सुधार गृह में भेज देते हैं, भाई सुधर जाएगा बच्चा है, गलती हो गई है ना, जैसे निर्भया रेप केस में हुआ था ऐसे। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006, ठीक है, शादी नहीं कर सकते। चाइल्ड लेबर एंड प्रोविजन एक्ट 2016, अगर किसी बच्चे से काम करवाते हो, आर्टिकल कौन सा होगा, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर को बैन करता है, ध्यान रखना, जो कि आपके फंडामेंटल राइट का पार्ट है। फिर आता है पोक्सो कोर्ट अंडर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। अगर आप पोक्सो का कोई केस होता है तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अंडर उसको काउंट किया जाता है, जल्दी से जल्दी डिसीजन दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे पोक्सो कोर्ट में आपने देखा होगा एक केस था जिसके अंदर जो लड़की होती है घर से भाग जाती है, वो 18 साल से कम होती है।
उसके घर वाले केस लगा देते हैं, केस लगा देते हैं तो वो 2-3 साल बाद पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो वो 18+ भी हो चुकी होती है, लेकिन और उसके साथ साथ उनके एक बच्चा भी होता है। और जब वो पकड़े जाते हैं तो घर वाले को, केस तो चल ही रहा था, उस लड़के को पोक्सो केस के अंदर जेल में डाल दिया जाता है, जबकि सब कुछ उनकी मर्जी के हिसाब से था। इवन दो उनके पास उनका एक बेटा भी होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो एक्ट है, पनिशमेंट है, वो सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, अजराक फ्रॉम द कच्छ गेट्स जीआई टैग। ये तो सिंपल याद कर लोगे। जीआई टैग सबसे पहले कब आए थे? जीआई टैग का एक्ट कब आया था? जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट कब आया था? 1999। सबसे पहला किसको मिला था? 2003 में। किसको मिला था? तो याद रखना, दार्जिलिंग टी। किसको मिला होता है? दार्जिलिंग टी को मिला होता है। हर साल मिलते रहते हैं, हर महीने मिलते रहते हैं। ये क्या है? तो ये एक तरीके से क्या है कि आप जो कपड़े खरीदते हो ना, जैसे आप जो कॉटन के कपड़े खरीदते हो या जो सूती कपड़े खरीदते हो, उनके ऊपर देखा होगा जो ड्राइंग वगैरह बनी होती है, वो सब कारीगरी को आ गया है, ठीक है। जो आपके टॉवल्स वगैरह होते हैं जो गर्मियों में आप यूज करते हो ना, जो आप चुनरी वगैरह यूज करते हो ना, उन सब के ऊपर जो कारीगरी की जाती है उसकी बात कर रहा है। तो इसको जीआई टैग मिल गया, ठीक है। और जीआई टैग का याद रखना, एक नया लोगो आ चुका है। इस लोगो को ध्यान रखना, कौन कौन से कलर हैं? तीनों कलर ध्यान रखना, ठीक है। सैफ्रॉन, ब्लू एंड द ग्रीन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं साथ के साथ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंडियन आर्मी एंड द पुनीत बालान ग्रुप कोलैबोरेटेड टू ओपन द इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इन विच सिटी। तो कहां पर? याद रखना, पुणे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का मतलब क्या है कि एक ऐसा पार्क जिसके अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी, समझाई जाएगी, ठीक है। तो कहां पर स्टार्ट किया गया है? पुणे के अंदर। मैं तो कहता हूं कि मैं तो चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स के ऊपर छोटी छोटी क्लिप्स बने, मूवीज बने, और उसके बाद एक बड़ी सी मूवी बनाकर हर बच्चे को दिखाई जाए। जैसे तुम मोबाइल फोन्स के अंदर करते हो ना कि एप्लीकेशन पहले से डाल देते हो, गूगल मैप का, यूट्यूब का, है ना, टिकटॉक का, है ना, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का। उससे अच्छा है कि ये भी डालो जिसमें हर पार्ट के ऊपर छोटी छोटी वीडियोस बनी हो और हर बच्चा, हर लेडीज, हर जेंट्स, बड़ा बूढ़ा सब जाने, उनके अधिकारों को जाने, उनके राइट्स को जाने। अगर ऐसा हो गया ना, उस दिन से ना तो सरकारें तुम्हारे साथ खेल पाएंगी, ना तुम्हारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो खेल पाएगा तुम्हारे साथ। वरना अगर तुम अनपढ़ रहोगे तो सरकारें, क्योंकि अगर तुम्हें फंडामेंटल राइट नहीं पता तो सरकारें तुम्हें फुटबॉल की तरह यूज करेंगी, कभी इधर लात मारेंगी, कभी उधर लात मारेंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें राइट ही नहीं पता। तुम पैदा तो हो गए हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम जिस भारत में पैदा हुए हो उस भारत ने तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है। और वो कब होगा? जब इसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाएगी। सरकार कभी नहीं करेगी। सरकार ने ऐसा कर दिया तो सरकार रूल किस पे करेगी? फिर बात समझ में आ रही है ना। तो इन सब बातों को ध्यान रखना। अभी भी कहा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, बदल देंगे, बदल देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से किसी ने ये नहीं पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए बेसिकली। तो उसी को देखते हुए पुणे में क्या किया जा रहा है? उसका पार्क लगाया जा रहा है, ठीक है। आई थिंक आप तो पढ़ने वाले बच्चों, आपको तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अंतर्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज। देखो ये क्या है? तो रेड सुपर जियांट स्टार है, और ये इतना बड़ा स्टार है, याद रखना, ये हमारे सन से 10,000 टाइम्स ज्यादा ब्राइटर है, 10,000 गुना ज्यादा चमकता है ये, ठीक है। हालांकि इसकी जो इंटेंसिटी है ना चमक की, यानी कि हीट है, वो इतनी ज्यादा नहीं है, हमारे सन से कम है, लेकिन उससे 10,000 गुना ज्यादा बड़ा है, ये मैं कह सकता हूं, ठीक है। तो क्या है? ये एक सुपर जियांट स्टार है, ठीक है। हमारा सन भी एक स्टार है। रेड कोलोबस कंजर्वेशन एक्शन प्लान रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो IUCN ने किया है। देखो रेड यहीं से समझ जाना है ना, आपने सुना होगा ना, डेंजर्ड, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली डेंजर्ड, ठीक है, खत्म होने वाले हैं ना, ऐसा सुना होगा ना, वल्नरेबल, ठीक है। ऐसे जीव, ऐसे एनिमल जो खत्म होने की उस पे, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कल परसों पढ़ा था, क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आती है। तो इन सब के लिए किसने स्टार्ट किया? IUCN ने उनको स्टेटस देता है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। Recently, the holy water of the which river will be sent to Sri Lanka to the coronation of the सीता माता टेम्पल। देखो श्रीलंका के अंदर सीता माता का एक टेम्पल बन रहा है, उसके लिए किस नदी का पानी भेजेंगे? तो आपको पता होना चाहिए राम मंदिर कौन सी नदी के किनारे पर है, जहां भगवान श्री राम ने समाधि ली थी, पानी में चले गए थे, वो कौन सा था? सरयू रिवर। तो सरयू रिवर का ही पानी वहां पर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। Where has the critical minerals summit started recently? कहां पर स्टार्ट हुई है? तो याद रखना न्यू दिल्ली के अंदर।
और क्रिटिकल मिनरल्स किसके पास है ज्यादा, तो याद रखना चाइना के पास है, उसके बाद आपके नॉर्थ कोरिया के पास है और ताइवान के पास है। और इनकी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हमने क्या किया था, एमएसपी नाम का एक ग्रुप भी बनाया था, ठीक है, जिसके अंदर आपके ओपन मॉक को आता ना कुछ दिन पहले, उसमें भी एक क्वेश्चन था कि कौन उसका मेंबर नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते ना, आपको क्लास में पढ़ाया हुआ भी था कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, मतलब अगर नहीं कौन सा मेंबर नहीं है तो कौन सा नहीं होगा। एमएसपी बनाई इसलिए था, 14 मेंबर इसीलिए बने थे कि चाइना को काउंटर कर सके, तो चाइना उसमें था, चाइना वाज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये कहां पर हुआ है, न्यू दिल्ली के अंदर, ध्यान रखना। Recently, the Uttarakhand government has suspended the manufacturing license of the how many products of the पतंजलि, आपने देखा होगा 14 प्रोडक्ट, काफी दिन से न्यूज में था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तुम माफी भी उतनी बड़ी बड़ी मांगो, न्यूज़पेपर में जितनी बड़ी बड़ी तुमने क्या दी थी, ऐड दी थी। रामदेव बाबा कहते थे ना कोरोनिल लो कोरोना भगाओ, और इतना पैसा कमा के निकल लिए, कुछ नहीं हुआ कोरोनिल से, 14 प्रोडक्ट्स बैन हो गए, अभी तो और बैन हो जाएंगे धीरे धीरे अगर ऐसा ही चलता रहा, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, Who has recently launched offline QR code based scan and pay। देखो अगर आपके पास मोबाइल नहीं है ना तो स्कैन करो पे करो, किसने स्टार्ट कर दिया, क्रेड ऐप, ठीक है, CRED, क्रेडिट नहीं है क्रेड है, IT हटा देना है इसका, क्रेड ऐप, ठीक है, उसने स्कैन एंड पे लॉन्च कर दिया जो ऑफलाइन भी चलेगा। उसके बाद साइंटिस्ट ऑफ द विच कंट्री हैव फाउंडेड 90 मिलियन ईयर ओल्ड हर्बीवोरियस डायनासोर, यानी कि शाकाहारी डायनासोर कहां पर मिला है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, अर्जेंटीना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, डिस्पाइट द विड्रॉल प्रोसेस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द 2000 नोट्स, 2000 के नोट बैन हो गए थे ना, याद रखना वो लीगल टेंडर आज भी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दे आर स्टिल लीगल टेंडर, यूज में नहीं है लेकिन दे आर लीगल टेंडर, ठीक है। उसके बाद समझना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे अभी पढ़ा था हमने, 3rd of May आज ही है, ठीक है, लेकिन भारत की प्रेस की क्या हालत है आप जानते ही हो, ठीक है, कुछ लोगों ने बचा रखा है, वो बाद की बातें हैं। उसके बाद कौन सा है, व्हेन वाज द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर्म, कब बनी होती है, तो याद रखना 1966 के अंदर हमारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनी होती है, ठीक है, 1966 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द रावली रेंज, अभी पढ़ा था हमने, गुरु शिखर 1722 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द इनलैंड रिवर ऑफ इंडिया, तो याद रखना आपकी जो लूनी रिवर है ना, इसको हम इनलैंड रिवर ऑफ इंडिया कहते हैं। जो लूनी रिवर है ये कहां से बहती है, तो याद रखना ये आपके अजमेर के आना सागर जो लेक है ना वहीं से निकलती है, इसका ओरिजिन पॉइंट है। और अगर आप में से कोई अजमेर का होगा तो बताना, अजमेर के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान का महल बना हुआ है ना, वो जो नाग पहाड़ी है उसको नाग पहाड़ी कहते हैं, उसके बगल से निकलती है रिवर और जाकर रन ऑफ कच्छ में खत्म हो जाती है, इसलिए इसको इनलैंड रिवर कहते हैं। मतलब चलती तो है लेकिन किसी ओशियन में नहीं गिरती, जैसे नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, पेरियार, ये सारी की सारी गिरती है कहां पर, किसी ओशियन में, लेकिन ये नहीं गिरती है, बीच में खत्म हो जाती है, तो इसको इनलैंड रिवर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कौन सी, लूनी, ठीक है, राजस्थान में अजमेर से निकलती है। अजमेर को किस सिटी पर, अजमेर सिटी कौन सी उसके ऊपर लोकेटेड है रिवर के ऊपर, तो लूनी। हैदराबाद मूसी रिवर पे, कोलकाता आपकी हुगली रिवर के ऊपर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता, दिल्ली यमुना रिवर के ऊपर ऐसे। When was the POCSO Act passed in India, कब पास होता है POCSO Act, तो अभी पढ़ा था हमने कब, 2012, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। When was the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ started in India, तो 2015 from the पानीपत, ठीक है। When was the Hindu Marriage Act passed, तो 1955 अभी पढ़ा था हमने। Which of the following was first state to recognize period leave for the students in India, तो केरला, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Aadhaar like platform for 9 countries called modular open source identity platform is developed by which country, तो इंडिया ने स्टार्ट किया उसको, आधार कार्ड से इंडिया याद कर लेना, यही चलता है बस। ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसीज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन हेडक्वार्टर कहां पर है, तो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के हेडक्वार्टर याद रखना, ऑप्शन नंबर बी दैट इज बैंकॉक इज द राइट आंसर। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका आप आंसर कर सकते हो, ठीक है, कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो नेक्स्ट डे आप उसमें पूछ भी सकते हो, क्लासरूम में पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं दोबारा से, बाय बाय।